बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और हुकूमत की जानिब से मुमकिना 27वीं तरमीम लाने का इंदिया देने के बाद PTI ने भी मुल्क की एहतजाज का इंदिया दे दिया है। PTI की क़यादत की जानिब से बार बार इस बात का इजहार सामने आ चुका है कि बानी PTI की रिहाई समेत तमाम फैसलों पर फैसला बिलाखिर सड़कों पर ही होना है। इस हवाले से PTI की सियासी कमेटी बहुत जल्द एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान भी करने वाली है। PTI की फाइनल कॉल के हवाले से आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जब हम निकलेंगे तो अपने घर वालों को यह पैगाम देकर निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो फिर हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं। अली अमीन गंडापुर कारकुनान का लहू गरमाने के लिए इस फाइनल कॉल को इनकलाब से तशबीह दे रहे हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की रिहाई और PTI के फाइनल एहतजाज के कॉल को सियासी तज्जियाकार किसी डील या ढील से मशरूत कर रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि बुशरा बीबी की 9 माह बाद रिहाई और बानी PTI की जेल में सहूलियात की बहाली किसी डील के बगैर मुमकिन नहीं है, जबकि हुकूमत और PTI दोनों किसी डील या ढील के तासुर को जायल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई, क्योंकि डील करने का इख्तियार हुकूमत के पास है और हमसे ना तो PTI की कोई बात हुई है और ना ही हमने कोई ढील दी है। PTI क़यादत की बात करें, बानी PTI की बहन अलीमा खान की जानिब से भी किसी डील के इम्कान को यकसर मुस्तरद किया गया है। अमरीकी सदारती इलेक्शंस के पाकिस्तानी सियासत पर असर अंदाज होने जैसे खबरों पर तबसरा करते उन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप कोई हमारे अब्बा नहीं जो सदर बनकर बानी PTI की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे। पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं, सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर आबिद अब्बासी और सीनियर तज्जियाकार लियाकत शाहवानी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल है आज मेरे साथ मौजूद। हारिस नवाज साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हम हुकूमत के खिलाफ जो हमारी तहरीक है उसे हम फैसला कुन मरहले में दाखिल करेंगे। सलमान अकरम राजा की तरफ से भी कल ये कह दिया गया कि आज गालिबन स्ट्रेटजी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर हम वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की बात करें, उनकी तरफ से बड़े बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम अपने घरों से निकलेंगे तो ये बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस नहीं आते तो फिर हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं और खून का रंग भी सुर्ख होता है और इनकलाब का रंग भी लाल होगा। तो इस तरह की ये बड़ी टेंशन वाली बातें की जा रही हैं। आपको लगता है कि वाकई खतरनाक इनकलाब लाने जा रहे हैं PTI वाले, या फिर सिर्फ महज बातें होंगी? देखें, एक तो बात यह है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जी कि इस वक्त मुल्क में सबसे अहम चीज जो मुल्क के इंटरेस्ट में है वो है मफाद में कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक तरक्की करें, ताकि लोग जो पिछले 2-3 साल से महंगाई में पिस रहे हैं, बेरोजगारी है, जॉब नहीं है, इन्फ्लेशन के तो ठीक है कम हो गई है, लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि आपकी बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल गैस महंगी है, आपकी इंडस्ट्री काफी हद तक बंद हुई है। सो यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, आपने जो तरीका भी करना है, प्लीज दे शुड यूज ऑल पॉलिटिकल मीन्स। और पॉलिटिकल मीन्स क्या है जमहूरियत में कि आप पीसफुल मार्च करने आपका राइट है, बिल्कुल करें, बट नो इंतशार, नो हुल्लड़बाजी। और सेकंड ये कि जलसा करना है, पीसफुल करें। और सेकंड ये कि मैं PTI के बानी की हमेशा ही बात करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको मुल्क में डेमोक्रेसी स्टार्ट हो, आपको अगर कोर्ट्स रेमेडी देते हैं, आप आगे बाई इलेक्शन करें, आप असेंबली में जाएं एज MNA, ऑपोजिशन लीडर का रोल अदा करें, आपके 47 फॉर्म की शिकायत है, आप कोर्ट पे उसको लड़ाई करें, अपने लोगों को वापस लेकर असेंबली में गेन मेजॉरिटी एंड गो फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेटिक वे। बात ये है कि आप खास तौर अमीन गंडापुर देखें, ही इज द चीफ मिनिस्टर। आप चीफ मिनिस्टर इज सपोज टू लुक आफ्टर द प्रोविंस। आपके पास और लीडरशिप है, आप उनको इन्वॉल्व करें, उनको आपने चीजों के लिए करने हैं। बट अगर चीफ मिनिस्टर हर रोज चल पड़ेगा जलसे लेके इस्लामाबाद के मार्च करके, तो हु विल लुक आफ्टर द उस प्रोविंस को? आप वो भी बहुत जरूरी देखें ना। आपके इस वक्त वहाँ क्या काम, कोई एक काम बताएं कि जो उन्होंने बड़ा को अहम काम किया पिछले ये 6 महीने के अंदर, इस साल के अंदर, जिसको हम KP के में बहुत काम हो रहा है। दहशतगर्दी दिन बढ़ रही है, आप आर्मी की जो अदम इस्तेहकाम उसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ANP सपोर्ट करती है ना, तो इससे ओवरऑल मुल्क में बड़ा फर्क पड़ेगा। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के मफाद के लिए गो फॉर पीसफुल जो भी आप करना चाहते हैं।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں چاہیے اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے. عابد عباسی صاحب, بڑا اچھا یہ جیسر سامنے آئے حارث نواز کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, آپ نے احتجاج کرنا ہے تو بھی پرامن طریقے سے کریں, ہلڑ بازی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا. لیکن جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب جو انقلاب کی باتیں کی جا رہی ہیں, حکومت کے لیے ہضم ہوں گی باتیں, کیونکہ حکومت کی طرف سے تو ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی انتشار پسند جماعت ہے, جب بھی سڑکوں پر نکلتے تو انتشار ہی پھیلاتی ہے. اب کتنا آسان لگ رہا ہے حکومت کے لیے یہ چیلنج, اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی طرف سے انقلاب کی باتیں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی, انقلاب پاکستان کے اندر ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. اب جن لوگوں نے انقلاب کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے, جو لوگ انقلاب کی فلسفی سے واقف ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ انارکی کو اور شور شرابے کو, ریاستی اداروں پہ حملہ کرنے کو انقلاب نہیں کرتے. انقلاب عوام الناس کی بہتری کے لیے, اور اب یہ بات بھی ہمارے ماڈرن پالیٹکس میں یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ اب انقلابات نہیں آتے, اب ایولیوشنری پروسیس سے ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ سٹرنتھن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ واحد طریقہ ہے. جس طرح حارث نواز صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن کا کانسٹیٹیوشن کے اندر, پولیٹیکل جو ڈسپنسیشن ہے اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہوتا ہے. اپوزیشن کو وہ کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا پڑتا ہے, اور احتجاج وہ کس بات پہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کو شہباز شریف نے تو جیل میں نہیں رکھا ہوا. عمران خان کو یا بانی پی ٹی آئی جو ہے, ان کو جو ہے وہ آصف زرداری نے یا کسی آرمی نے یا کسی اور نے تو جیل میں نہیں رکھا ہوا. وہ تو ان کے اوپر کیسز ہیں, اور ان کیسز میں پاکستان کی جوڈیشری نے ان کو سزا دی ہے, اور جوڈیشری کے تحت وہ جیل میں ہے. اور جس طرح کی وہ جیل میں ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو سابق پرائم منسٹرز جیلوں میں جاتے رہے ہیں, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز جو ان پر ثابت ہوئے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھے. ابھی عمران خان کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ثابت نہیں ہوئے. یہ نہیں ہوا کہ وہ صرف محض سیاسی بنیاد پہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. ان کے اوپر کیسز ہیں, اور کچھ بڑے سیریس کیسز بھی ہیں. آپ دیکھیے, جب شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے سابق پرائم منسٹر, میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سابق پرائم منسٹر, اور راجہ پرویز شرف صاحب, آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, صدر پاکستان تھے, جب وہ جیلوں میں تھے تو ان کو دیسی مرغیاں دیسی گھی میں روسٹ کر کے دی جاتی تھی. 8 کمروں کے ان کو کمپاؤنڈ دیے جاتے تھے, ایکسرسائزز کے لیے ان کو جگہیں دی جاتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست نے اس لاڈلا ازم کو فروغ دیا, اور ایک ایسا لاڈ ان کو دیا. ان کے ساتھ انہوں نے وہ مثلا 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا, پاکستان کے GHQ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, جو پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنے والے شہید تھے, ان کے مجسموں پر, ان کے اوپر انہوں نے حملے کیے اور ان کی توہین کی, ان کو توڑ پھوڑ کر نیچے پھینکا. وہ جہاز جو میاں والی میں ہمارا پرائیڈ تھا کہ جس سے ہم نے اپنے دشمن کو چند سیکنڈز میں ان کے کئی جہاز گرائے تھے, اس کی توہین کی گئی. یہ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کرتی تو یہ ریاست کا یہی رسپانس ہوتا جو پی ڈی آئی کے لیے ہے. انفارچونیٹلی دی آنسر از بگ نو, کہ پاکستان کی ریاست نے ان کو اس قدر لاڈ پہ چڑھایا. ہماری عدلیہ کے اندر ان کے جو ہے وہ سہولت کار جج موجود تھے, انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا, ہماری ریاست کے دیگر اداروں میں موجود تھے. اور پھر ہماری حکومت جو ہے وہ باقی تو کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ ان غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے اوپر, کہ وہ تیسرے دن ایک جتھا لے کر اسلام آباد کیپٹل, مطلب اس سے بڑی ریاست کے ساتھ کوئی غداری ہو سکتی ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایکسکلوزیولی انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے, وہ چند ہزار لوگ لے کر اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں. مطلب یہ دنیا کے کسی کیپٹل میں یہ مذاق ہوتا ہے؟ یہ ہماری ریاست نے ان کو, ہماری حکومت نے ان کو یہ ٹالرنس دی ہے, یہ ٹالریٹ کیا ہے, جس کے نتیجے میں ان کو یہ انکریجمنٹ ملی ہے کہ وہ ہر موقع پر پاکستان پہ چڑھتے ہیں. یہی لگتا ہے کہ وہ شاید احتجاج کے زور پر ہی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا چاہتے ہیں. لیاقت شاہوانی صاحب, ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, وہ بڑے اشتعال انگیز بیان دے رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں, کوئی خونی انقلاب, اگر ہم واپس نہیں آتے تو جنازے پڑھے جائیں. اس طرح کی باتیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے حارث نواز صاحب بھی کہہ چکے ہیں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے, ایک وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس طرح کے بیان انہیں زیب نہیں دیتے؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کا جو احتجاج ہے, ان کا انداز گفتار ہے, وہ ایگریسو ہے. وہ ایز اے سی ایم صرف ایگریسو نہیں, پہلے بھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں. ان کا ایک اپنا مزاج ہے, طرح کی جذباتی وہ باتیں کہہ دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا جب وہ جلسوں میں جاتے ہیں, ریلیز کو لیڈ کرتے ہیں, تو وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق اتنا سخت رویہ ان کا کبھی رہا نہیں رہا. اس چیز کو بھی ہمیں چاہیے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی بڑا کسی کو نقصان نہیں پہنچا, کوئی توڑ پھوڑ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا.
सियासत में जो है पॉलिटिकल बयानबाजी ये चलता रहता है, ये असम्बली में भी, असम्बली के बाहर भी, और इनकलाब की जो बातें हैं वो होती रहती हैं। किसी जमाने में बड़ा मशहूर हुआ करता था, स्लोगन्स थे कि एशिया सुर्ख है, सोशलिस्ट इनकलाब की जमाने में, ग्रीन रिफॉर्म्स की बातें होती हैं, ज़री इनकलाब की बातें होती रहती हैं। देखिए, इनकलाब जो है वो पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल स्ट्रीम का एक हिस्सा है, पॉलिटिकल कहानियाँ का हिस्सा है, लेकिन इनकलाब के लिए जो शर्त अव्वल है वो ये है कि आपके पास इनकलाबी ग्राउंड मौजूद हो, इनकलाबी कैडर मौजूद हो, इनकलाबी प्रोग्राम भी मौजूद हो, और इनकलाब के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक साइंटिफिक एक माशी प्रोग्राम हो, और वो प्रोग्राम जो है आवाम में वो मकबूल हो, और आवाम जो है उस इनकलाब के लिए तैयार हो। तो जब इनकलाब के लिए आवाम तैयार होती है तो फिर किसी को नारेबाजी की, स्लोगन की, ब्लैकमेलिंग की या इस तरह की तकरीरों की जरूरत नहीं होती, वो फिर हो जाता है। अच्छा, आलिया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो इनकलाब की बातें हो रही है, कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इनकलाब की बातें होना, बुशरा बीबी का रिहा होना, ये इस तरह से नहीं है, ये बेवजह नहीं है। हो सकता है इनके पीछे डील या ढील की बातें जो हो रही है उनमें काफ़ी हद तक कुछ सदाकत भी है। आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में कुछ नरमी हमें देखने को मिलेगी? मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई पाकिस्तान की वज़ीर हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, और ये भी हमें अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई साबिक वज़ीर आज़म अगर जेल जाए तो सिर्फ उसके साथ सख्ती नहीं जाए। ये भी अच्छा नहीं लगता किसी साबिक वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका दिया जाए। ये भी हमारे मज़ीद सियासी तारीख का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि किसी साबिक वज़ीर आज़म को बज़ोरी शमशेर जो है जलावतन कर दिया जाए। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं, फिर जलावतन किए गए, इस मुल्क में है। हू नोज़, इस बात की क्या गारंटी है कि आज बानी पीटीआई वो बिहाइंड द बार्स है, कल अगेन वो पाकिस्तान की जो है असम्बली के रुकन हो अगेन। ये देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री का हमारा हिस्सा रहा है और रहना चाहिए। आर्ट ऑफ डायलॉग, आर्ट ऑफ डिस्कशन, आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज, ये पॉलिटिक्स में इनकलाब से बड़ा एक आर्ट है। ये एक बहुत बड़ा कि आप मुज़ाकरात करके चीजों को आहिस्ता आहिस्ता साथ देकर आगे चलते हैं। और यही तो बात है ना कि मुज़ाकरात की तरफ जब ये लोग जाते हैं, पीटीआई की तरफ से बार बार बयान बदल दिया जाता है। कभी वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, फिर अगले दिन ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे धोखाधड़ी से काम लिया। हारिस नवाज साहब, रऊफ हसन साहब की तरफ से कहा गया है कि अब जो हालात है, मुल्की हालात है, उनको देखें तो हमें मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब डिपेंड करता है कि दूसरी तरफ कौन बात करता है, बात उसे करनी चाहिए जिसके पास पावर है। अब ये बयान सामने आना, अगर हम गुज़श्ता केसेस देखें तो पहले ये बात कर दी गई थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, फिर ही बयान बदल दिया गया। कुछ लगता है कि संजीदगी से लेकर चलेगी पीटीआई अब इस बयान को? लेकिन ये एक पॉजिटिव बयान है। इसमें आई पर्सनली थिंक कि हुकूमत वक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी कि दे हैव टू इंश्योर के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल मीन यूज करने चाहिए। और अगर आपको इनसे कोई इतराज है तो आप ये कहीं कॉल दें, एक नेशनल डायलॉग कर लें। आप कॉल दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आएं, बैठ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं और हम डिस्कस करते हैं। वहां पर आके आप मुज़ाकरात करें एंड देन सी व्हाट हैपन। जब आप टेबल पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई हल निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे चैलेंज देना दैट्स नॉट गुड। अगर अमीन गंडापुर ये कहें जी कि हम पीसफुल मार्च करेंगे, मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, हम इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर अलाउड है जाना वहां जाएंगे, जलसा करेंगे और पीसफुल डिस्पर्स हो जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट फिट। लेकिन अगर आप इस्तेमाल दिलाने के बाद लोगों को इकट्ठा करके लाए और आप खामोश पे रहें तो यू हैव डन योर जॉब, आपने लोगों को इस्तेमाल दिला दी है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस वक्त मुल्क में जो भी मुहब्बत वतन पार्टी है या मुहब्बत वतन हमारे शहरी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वक्त आप खामोशी रखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दें और उसके बाद बैठ के मुज़ाकरात करके फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के मैं इस पर ब्लेम करता हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि पीटीआई को बुलाएं, उनको एक ओपन डायलॉग की कॉल दे दें। अगर वो नहीं आते देन द बॉल इज इन पीटीआई कोर्ट के, वो नहीं आए। हम आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, सीधे क्या कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पॉसिबल कर सकते हैं करें, जो नहीं हो सकते करें। अगर वो ये कहते हैं उनको रहा कर दें, वो कोर्ट ने छोड़ना है।
कोर्ट ने उनको रिलीफ देनी, ना एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, ना गवर्नमेंट ने देनी है, इट्स द कोर्ट और आपके वकला। फाइट योर केसेस विद लॉजिकल थिंग्स। और उसका मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं पीटीआई के लिए बानी पीटी के अंदर ही रहें और ये अपनी दुकान चमका के बैठे रहें। तो मेरा अपना एनालिसिस है जिसमें सारे लॉयर्स हैं, पार्टी लीडरलेस है, कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके अब एक पेज पर ये है नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है, लेकिन पीटीआई की तरफ से बार बार यही तो कहा जाता है कि हम हुकूमत को कुछ मानते ही नहीं है, हम समझते नहीं कि हुकूमत की कोई औकात है। इस तरह की बयानबाजी भी तो सामने आती है। आबिद अब्बासी साहब, रऊफ हसन की तरफ से जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, लेकिन तब हम मुज़ाकरात करेंगे जब हमसे वो लोग बात करेंगे जिनके पास ताकत होगी। हुकूमत की तरफ अगर हम बात करें, वो बारहा ये कह चुके हैं कि हम नहीं मानते कि हुकूमत के पास ताकत है। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं तो फिर हुकूमत वक्त को क्या जिम्मेदारी अदा करनी होगी? देखिए जी, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन, ऑल अबाउट डायलॉग्स। पॉलिटिक्स को जो है ना वो किसी वायलेंट मीन से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करते। डायलॉग्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और पॉलिटिक्स इसीलिए वजूद में आई। डेमोक्रेसी इटसेल्फ जो है वो ऑल अबाउट नेगोशिएशन, ऑल अबाउट डायलॉग। लेकिन मुझे ये बताइए कि तारीख के अंदर जब से पीटीआई का इमरजेंस हुआ, कोई एक मुझे वाकया बता दीजिए जहाँ पे पीटीआई ने आइदर वो अपोजिशन में थे, जब वो हुकूमत में थे, फिर जब वो अपोजिशन में चले गए, उन्होंने किसी के साथ कोई मजाक लीडर और अपोजिशन की सारी जमातें कश्मीर के इशू के ऊपर एक इन कैमरा इजलास था तो वो अपनी बात करके उठ के चले जाते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं की बात ही नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल। तो इतना जो है फाशिस्ट रवैया जो है वो डेमोक्रेसी में चल सकता है? अभी भी किसी को क्या गारंटी है कि वो नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर बैठने को तैयार होंगे? अगर वो बैठेंगे तो कोई मीनिंगफुल डायलॉग करेंगे और डायलॉग करेंगे तो उन पर खड़े रहेंगे। बात यह है कि पीटीआई ने अनफॉर्चुनेटली अपने आप को एक फाशिस्ट जमात साबित किया है। उनके यहाँ जोर से, ताकत से अपने एजेंडे को मनवाने की टेंडेंसी मौजूद है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस, आप दुनिया में इंसानों के इख्तलाफात होते हैं, पॉलिटिकल में अपोजिशन और हुकूमत का वजूद ही इस बात की दलील है कि वो एक दूसरे के नजरियाती मुखालिफ होते हैं। तो अगर आप किसी के नुक्ता नजर, जब कोर्ट कोई फैसला करती है, दोनों पार्टियां अपने आप को सच लेके जाती हैं कोर्ट में, एक के हक में फैसला होता है, एक के अगेंस्ट होता है। उन फैसलों के लिए रेमेडीज होती हैं, उन फैसलों पर तनकीद भी हो सकती है। लेकिन ये रवैया आपने देखा है कि नौजवान लड़कों के जत्थे जाके एक फॉर्मर चीफ जस्टिस को जो इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए पाकिस्तान की तरफ से गए हैं, वहां पे उनको जाके पकड़ा जाए, उनकी गाड़ी पर हमला किया जाए, उनको गलीज गालियां दी जाए। उससे पहले हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ का लंदन में जब वो यहाँ से पीटीआई की हुकूमत के दौरान बीमार डिक्लेयर करके उनको मुल्क से, जेल से निकाल के बाहर भेजा गया था, तो उनके घर के बाहर सालों तक वो लोग ड्यूटी देते रहे गालियां देने की। तो ये कहाँ पे होता है? मुझे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी मैसिव कैंपेन है पाकिस्तान के रियासी इदारों के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में, फौज के बारे में, ये कहाँ होता है? मुझे हम बिल्कुल कंडेम नहीं करते इस बात की। वो तो इस बात के हक में जा रहे थे कि जो जस्टिस काजी फाइज़ा के साथ ये रवैया पेश आया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया गया है। जी, वो फाशिस्ट जमात अपने आप को साबित कर रहे हैं। जी, हमें ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।